हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेडिएशंस के फाइनल लेक्चर में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं तीन चीज़ें। पहला स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, 5 मिनट का टॉपिक। फिर नेक्स्ट है विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, 5 मिनट का टॉपिक। फिर है स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट लॉ, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। एक्चुअली बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दिमाग में घूम रहा है क्योंकि केटीजी का पहला लेक्चर भी अभी रिकॉर्ड किया था ना। तो स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, अरे यार स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, जो कि 5 मिनट का टॉपिक। तो क्या चैप्टर 15 मिनट में खत्म होगा ना, 30 मिनट में खत्म होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल भी तो कराऊंगा और ज़रूरी नहीं है 30 ही मिनट में खत्म हो सकता है ज़्यादा न्यूमेरिकल करा दो, मेरे मूड के ऊपर है, ठीक है। हालांकि मेन चैप्टर जो है आपको 15 मिनट का ही बचा है, इसलिए तो बोलते केटीजी बहुत छोटा चैप्टर है। कुछ नहीं यार केटीजी में, सिर्फ पहला लेक्चर इंपॉर्टेंट था, तीसरा लेक्चर इंपॉर्टेंट था और ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है। देखा जाए तो खाली यही लेक्चर इंपॉर्टेंट है। ये पिछले लेक्चर में R=Q/AT के अलावा कुछ खास आपने पढ़ा नहीं है इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। देखिए हमने क्या किया, हमने ब्लैक बॉडी को अलग अलग टेम्परेचर पे एनालाइज किया, ठीक है। हमने क्या किया, हमने रेडिएंट पावर और वेवलेंथ के बीच का ग्राफ बनाया। किसके लिए? ब्लैक बॉडी के लिए, अलग अलग टेम्परेचर पर। सबसे पहले हमने ब्लैक बॉडी के लिए जो ग्राफ बनाया वो बनाया एट 5500 केल्विन पर, ठीक है। 5500 केल्विन पर हमने क्या किया, इसके लिए ग्राफ बनाया। किसके लिए? ब्लैक बॉडी के लिए। रेडिएंट पावर इज टू वेवलेंथ का, ठीक है। वाई एक्सिस पे रखा हमने रेडिएंट पावर मतलब एमिसिविटी। तो हमने देखा 5000 केल्विन मतलब इतना ज़्यादा जब हीट करोगे तो ऑब्वियसली उसने बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब की होगी, तो बहुत ही ज़्यादा उसका एमिशन भी होगा। तो एमिसिव पावर जो है बहुत ज़्यादा भी आई। रेडिएंट पावर मतलब एमिसिव पावर, ठीक है। तो यहाँ पे एमिसिविटी इसकी काफ़ी ज़्यादा आई और ऑब्वियसली ये यहाँ पे भी एक्सटेंड हुआ, ठीक है। और वेवलेंथ भी इसकी थोड़ा आगे तक गई, ठीक है। तो इसके लिए जो लैम्डा था वो मैक्सिमम आया, ठीक है। इस कर्व के लिए जो लैम्डा था वो मैक्सिमम आया, ठीक है। और यहाँ पे विजिबल का ये जो वेवलेंथ है ये नैनोमीटर में दिया हुआ है। तो हम लोगों का विजिबल जो वेवलेंथ का रेंज है वो होता है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। ये होता है वायलेट का, ये होता है रेड का। तो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक विजिबल रेंज होती है, 400 नैनोमीटर और ये 700 नैनोमीटर, ठीक है। तो ये पर्टिकुलरली ये रेंज जो है आपको टेक्स्ट बुक में देखो मार्क करके दिया हुआ है, अब मैं नहीं मार्क करना चाहूँगा, ठीक है। उन्होंने मतलब ऐसा करके लिखा हुआ है उस पर कि ये विजिबल की रेंज है। किसकी रेंज है? विजिबल वेवलेंथ की रेंज है, ठीक है। तो ऐसा उन लोगों ने ग्राफ बनाया और इससे उन लोगों ने कुछ स्टडीज़ देखी। क्या क्या स्टडीज़ देखी मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले जैसे जैसे उन लोग टेम्परेचर घटा रहे थे वैसे वैसे मैक्सिमम रेडिएंट पावर की वैल्यू भी घट रही थी और मैक्सिमम लैम्बडा की भी वैल्यू घट रही थी, ठीक है। लैम्बडा की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम आई सिर्फ पहले वाले में, ठीक है। एट अ गिवन टेम्परेचर रेडिएंट पावर जो है वो इनिशियली बहुत ही ज़्यादा बढ़ता था, ठीक है। जब आप लोग मतलब रेडिएंट पावर जो है वो इनिशियली काफ़ी ज़्यादा होता था और उसके बाद बहुत कम हो जाता था। हालांकि ये वेवलेंथ सारे कवर कर रहा है, 0 से लेके इनफाइनाइट तक जितने भी वेवलेंथ हैं सबको ये कवर अप करता हुआ चल रहा है। देख रहे हो कर्व यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, आगे भी गया है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम वेवलेंथ को क्या कर रहा है? कवर कर रहा है। जैसा मैंने बोला था कि जो ब्लैक बॉडी होती है वो सारे टाइप के वेवलेंथ को एमिट करती है, ठीक है। ओके आगे देखते हैं। एरिया अंडर कर्व रिप्रेजेंट्स टोटल एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया। ऑब्वियसली जब आप लोग इसका एरिया निकालोगे, मतलब इसमें से कोई स्ट्रिप काट के उसका एरिया निकालोगे तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? टोटल एनर्जी पर यूनिट टाइम, ठीक है, पर यूनिट एरिया। मतलब बेसिकली वो रेडिएंट पावर रिप्रेजेंट करेगा, Q/AT की वैल्यू वो रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है इसमें? और इसमें ये लिखा हुआ है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो वैसे वैसे कर्व का पीक जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट कर रहा है। मतलब जैसे इसका पीक देखो कहाँ पर आया है, इसका पीक यहाँ पर आया है, फिर इसका पीक कहाँ पर आया है, इसका पीक यहाँ पर आया है, फिर इसका पीक देखो कहाँ पर आया है, यहाँ पर आया है, फिर इसका पीक देखो कहाँ पर आया है। तो इसका पीक यहाँ पर मैंने बना दिया है, हालांकि ये आना थोड़ा पहले चाहिए था। जैसे आप स्पेक्ट्रल ब्लैक बॉडी डिस्ट्रीब्यूशन जब आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखोगे तो उसमें आप ये पाओगे कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ रहा है कर्व का वैसे वैसे जो उसका पीक है वो लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ देख सकते हो कि जब टेम्परेचर को कम रखा गया तो उसका जो बेसिकली वेवलेंथ था वो 500 के आगे से शुरू हुआ और जब ज़्यादा किया गया तो मैक्सिमम वेवलेंथ को कवर कर रहा है। तो मैक्सिमम वेवलेंथ को कब कवर कर रहा है वो? जब टेम्परेचर को बहुत ही ज़्यादा रखा जा रहा है। कितना ज़्यादा? ये हमें मिला विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से। बस यही था स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन तक। नेक्स्ट आता है विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ ने क्या कहा हमसे? इन्होंने कहा कि भैया जो तुम्हारा लैम्बडा मैक्स का वैल्यू है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। ऑब्वियस सी बात है, तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो लैम्बडा मैक्स की वैल्यू घट रही है ना। लैम्बडा मैक्स की वैल्यू टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो रही है? घट रही है। ओके, तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओ, तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओ तो इसकी वैल्यू आती है B/T। बी को हम क्या बोलते हैं? बी को हम बोलते हैं विन्स कांस्टेंट। बी को हम बोलते हैं विन्स कांस्टेंट।
और इसकी वैल्यू होती है 2.897 इंटू 10⁻³ बी की वैल्यू होती है 2.897 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। ठीक है, ओके। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं विन्स कांस्टेंट। ठीक है, ओके, बस इतना ही कंसेप्ट था इन दोनों में, समझ गए। चलो ठीक है, तो स्पेक्ट्रल ब्लैक बॉडी डिस्ट्रीब्यूशन आपको एग्जाम में बनाने के लिए आ सकता है, ऐसा मैं बोलूँगा नहीं, बहुत कम चांस है यार, बट फिर भी बाई चांस। वैसे ही आपको दिया क्यों था, ये आपको विंड्स डिस्प्लेसमेंट लॉ समझने के लिए दिया गया था। ठीक है, कि जैसा आप लोग जानते हो टेम्परेचर बढ़ाने पे जो लैम्बडा मैक्स की वैल्यू है वो घटती जा रही है ना। तो जो लैम्बडा मैक्स है वो बेसिकली इन्वर्सली डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। उन्होंने बोला ना कि भाई जैसे जैसे आप इस टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो वैसे वैसे जो इस कर्व का पीक है वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रहा है। अरे ये मत समझना भाई, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू तुम्हें लैम्बडा मैक्स की वैल्यू नहीं दे रही है, ये वैल्यू तुम्हें दे रही है रेडियंट पावर की वैल्यू। लैम्बडा मैक्स की वैल्यू कहाँ से मिलेगी तुम्हें, ये है वेवलेंथ। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, ये है वेवलेंथ की वैल्यू। तो इसमें जब आगे जाओगे तो तुम्हें लैम्बडा मैक्स की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, इसको मत समझना कि भाई ये लैम्बडा मैक्स की वैल्यू है ना। तो जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे थे वैसे वैसे कर्व का जो पीक है वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रहा है। और जब कर्व का पीक जो है वो इतना कम आएगा, कर्व का पीक जो है वो इतना कम आएगा, तो इसका मतलब वेवलेंथ की वैल्यू भी कम हो रही है, क्योंकि लेफ्ट में क्या हो रहा है, लेफ्ट में वेवलेंथ कम हो रहा है, लेफ्ट में वेवलेंथ कम हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो मैक्सिमम वेवलेंथ की वैल्यू है वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ाने पे लेफ्ट पे आ रहा है, शॉर्ट हो रहा है, तो लैम्बडा मैक्स की वैल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो यहाँ पे एक बी आया जिसको हम बोलते हैं विन्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 2.897 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। ठीक है, डायमेंशन वगैरह कुछ पूछ ले तो क्या डायमेंशन होगा, L1 K1 मीटर केल्विन, मीटर मतलब L1, केल्विन मतलब K1, दैट्स इट, और तो कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, चलो एक न्यूमेरिकल देख लो विंड्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का। ठीक है, और कुछ खास तो नहीं है इसमें। ठीक है, चलो न्यूमेरिकल देख लेते हैं। एक क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लैम्बडा मैक्स फॉर सोलर रेडिएशन अज्यूमिंग दैट द सरफेस टेम्परेचर ऑफ सन इज 5800 केल्विन। ठीक है, तो तुम्हें कैलकुलेट करना है लैम्बडा मैक्स का वैल्यू। ठीक है, सोलर रेडिएशन के लिए। इन विच पार्ट ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम लाइज। ठीक है, मतलब कहाँ पर आता है, इंफ्रारेड विजिबल किस में आता है वो तुम्हें बताना है। डज दिस वैल्यू लाई। ठीक है, ओके, तो लैम्बडा मैक्स निकालना है तुम्हें, तो तुम्हें पता है लैम्बडा मैक्स का फॉर्मूला हो जाएगा B/T। बी की वैल्यू तुम्हें पता है 2.897 इंटू 10⁻³ नीचे आ जाएगा 5800। ठीक है, ओके, मैं क्या करता हूँ ऊपर एक पॉइंट आगे लेता हूँ, तो ऊपर हो जाएगा 28.97 इंटू 10⁻²। मैंने एक पॉइंट आगे लिया, अच्छा एक पॉइंट आगे लिया तो पॉइंट घटेगा, तो ये -4 आएगा। अब आप लोग सोचोगे ये कैसे पता चलेगा कि पॉइंट घटेगा कि बढ़ेगा। वो ऐसे पता चलेगा कि तुम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो 10 से। जब ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2.897 जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 28.97। और जो नीचे वाला 10 है ये जब ऊपर जाएगा तो ये 10⁻1 बन जाएगा, तो 10⁻³ -1 हो जाएगा 10⁻4। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस करते रहोगे तो धीरे धीरे आ ही जाएगा। और नीचे क्या है, नीचे है 58 इंटू 10⁻²। कोई परेशानी कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखो 28.97 को मैं नियरली 29 अज्यूम कर सकता हूँ, तो 29 2 हो गया 58। ठीक है, तो ये 1/2 की वैल्यू आ गई 0.5, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 2 है, तो 1/2 की वैल्यू आ गई 0.5, और ये आ गया 10⁻6। ठीक है, ओके, तो 0.5 इंटू 10⁻6 को मैं लिख सकता हूँ 500 इंटू 10⁻9। मैंने पॉइंट को जो है वो 3 नंबर आगे लिया, 5 के आगे, 0 के आगे, 0 के आगे, तो 500 इंटू 10⁻9 मतलब 500 नैनोमीटर। तो लैम्बडा मैक्स की वैल्यू आ गई 500 नैनोमीटर, और 500 नैनोमीटर मेरे ख्याल से विजिबल रेंज में आता है। 400 से 700 नैनोमीटर विजिबल होता है, तो 500 नैनोमीटर उसी के बीच में आता है ना। तो ऐसे तुम लोग इसका आंसर कर सकते हो। तो ये था विंड्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, सिंपल खत्म। अब लास्ट टॉपिक आता है हम लोगों का, दैट इज स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन। इसको समझ के इसके कुछ 4 न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, 4 क्यों दिए हुए हैं वैसे। ठीक है, इसमें से कोई 2 ही करेंगे हम लोग, खैर करके इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलिए ये रहा लास्ट टॉपिक, दैट इज स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन। हुआ ऐसा था कि स्टीफन ने एक आइडिया प्रपोज किया एम्पेरिकली। वो आइडिया था हीट एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम एन यूनिट एरिया ऑफ अ ब्लैक बॉडी। एक ब्लैक बॉडी के यूनिट एरिया से जो हीट, यूनिट एरिया, ठीक है, एक ब्लैक बॉडी के यूनिट एरिया से जो हीट रेडिएट हो रही है उसका और टेम्परेचर का एक एम्पेरिकल रिलेशन था, वो इन्होंने प्रपोज किया था। बट वो इसको कुछ डिराइव वगैरह नहीं कर पाए, कुछ प्रूफ वगैरह नहीं दे पाए, तो वो प्रपोजल ऐसे ही रह गया। 4 साल बाद आए बोल्ट्जमैन, और बोल्ट्जमैन ने उस रिलेशन को दोबारा देखा, उस प्रपोजल को दोबारा देखा और उसको डिराइव किया। ठीक है, और बोल्ट्जमैन ने उसको प्रॉपरली डिराइव करके एक फॉर्मूला निकाल भी लिया, जो कि एक्सपेरिमेंटली ट्रू भी प्रूफ हो गया। इसीलिए इस लॉ को बोला गया स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन। मतलब स्टीफन ने प्रपोज किया और बोल्ट्जमैन ने इसको क्वालिफाई करा दिया।
क्या है ये लॉ? द रेट ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया, ठीक है, मतलब जो आर है यही तो होता है रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया, कैपिटल आर यही तो होता है, और पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया ऑफ अ ब्लैक बॉडी, ठीक है, या तो किसी नॉर्मल बॉडी या तो पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया ऑफ अ ब्लैक बॉडी, दोनों के लिए आप इसको बोल सकते हो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब जो टेम्परेचर है उसकी फोर्थ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ऑब्वियसली प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो यहाँ पे सिग्मा आएगा। इस सिग्मा को हम बोलते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। आए नहीं, सिग्मा को सिर्फ स्टीफन का नाम दिया गया, तो सिग्मा को हम बोलते हैं स्टीफन कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू 5.67 होती है शायद, है ना, 5.67 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्टीफन कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 5.67 इंटू 10⁻⁸। हालांकि ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में आपको देगा, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया R इक्वल टू सिग्मा T की पावर 4। अब आपको पता है हम R को लिख सकते हैं Q बाय AT भी, जो कि लिखा ही है यहीं पे, द रेट ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया, मतलब Q अपॉन A, और बाकी टाइम मतलब जितने टाइम के लिए आ रहा है ना, वो तो आ ही जाएगा। सो रेट ऑफ एमिशन ऑफ हीट रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया Q बाय AT की बात हो रही है यहाँ पे, और पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया, बात तो वही है, इज इक्वल टू क्या, सिग्मा T की पावर 4, ठीक है। ये पहला रिलेशन है, तो Q इक्वल टू आंसर आ जाएगा सिग्मा AT T की पावर 4। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, बहुत सारे न्यूमेरिकल में आपको डायरेक्टली अप्लाई होगा, ठीक है। बट ये जो रिलेशन आया है ये आया है ब्लैक बॉडी के लिए, ये रिलेशन किसके लिए? ये रिलेशन है ब्लैक बॉडी के लिए। अब जो एक नॉर्मल बॉडी होगी उसका जो एमिसिविटी है, ठीक है, जो उसमें रेडिएंट पावर होगा वो कम होगा, कितना कम होगा? E टाइम्स कम होगा, है ना। उसका जो रेडिएंट पावर होगा, जो नॉर्मल बॉडी, जो रेडिएंट पावर की वैल्यू है, ठीक है, मतलब बेसिकली जो एक नॉर्मल बॉडी की जब हम लोग बात करते हैं तो उसका जो एमिसिविटी होता है वो ब्लैक बॉडी से कम ही होता है ना। तो उसमें एमिसिविटी के कोएफिशिएंट से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए जो R का फॉर्मूला आता है वो आता है E सिग्मा T की पावर 4। ये किसके लिए है? ये है फॉर ऑर्डिनरी बॉडी, बाकी सिग्मा की वैल्यू वही है, ठीक है, सिग्मा की वैल्यू तो वही है, तो ये आप लोग थोड़ा सा नोट कर लें, ठीक है। E सिग्मा T की पावर 4, जो एक नॉर्मल बॉडी होगी उसकी एमिसिविटी आप लोग जानते ही हैं कि भाई ब्लैक बॉडी के कंपैरिजन में कम होती है, तो इक्वल टू R इक्वल टू आ जाएगा E सिग्मा T की पावर 4। अब आप सोचोगे कम होता है तो डिवाइड करना चाहिए ना, मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो? अरे भाई E की वैल्यू 1 से कम होती है, तो कभी भी किसी की वैल्यू अगर 1 से कम हो तो मल्टीप्लाई करने से वो पर्टिकुलर वैल्यू कम होती है, ठीक है। हालांकि इसको आप लोग वैसे भी समझ सकते हो कि भाई R अपॉन RB इक्वल टू होता है E, है ना, तो R अपॉन E इक्वल टू हो जाएगा RB, ठीक है। बट ब्लैक बॉडी के लिए E इक्वल टू 1 होता है, तो ब्लैक बॉडी के लिए अगर E इक्वल टू 1 होता है तो R इक्वल टू 1 आ गया यहाँ पे, इसीलिए, है ना। बट ऑर्डिनरी बॉडी में E इक्वल टू 1 नहीं होता है, तो इसको तुम R अपॉन E इक्वल टू सिग्मा T की पावर 4 लिखोगे, तो R इक्वल टू आ जाएगा E टाइम्स सिग्मा T की पावर 4, ठीक है। जब भी किसी ऑर्डिनरी बॉडी की बात होगी। अच्छा, इसको समझोगे कैसे कि यही वाला फॉर्मूला यूज़ करना। आपको क्वेश्चन में एमिसिविटी की वैल्यू अगर दे दिया तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करना, अगर क्वेश्चन में एमिसिविटी वैल्यू नहीं दिया और ब्लैक बॉडी बोल दिया तो ये फॉर्मूला यूज़ करना, दैट्स इट, सिंपल। ये था स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन। तो हमने आज सिर्फ 3 फॉर्मूले पढ़े, ठीक है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। केटी ये बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, आई डोंट थिंक इसमें कुछ भी आपको हार्ड लगा होगा, चीज़ें तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल हैं, ठीक है। तो मैं एक और बार आप लोगों को रिवाइज करा देता हूँ। हमने सबसे पहले देखा था R इक्वल टू होता है Q बाय AT, इसके अलावा लास्ट लेक्चर में कुछ भी ज़रूरी नहीं था, हाँ थोड़ी थ्योरेटिकल चीज़ें थी फॉर्मूला वाइज, ये ज़रूरी था बस, ठीक है। और आपको पता है Q बाय R जो है वो होता है सिग्मा T की पावर 4, तो Q इज इक्वल्स टू हो जाएगा AT T की पावर 4, और यहाँ पे सिग्मा, तो Q इज इक्वल्स टू हो जाएगा सिग्मा AT T की पावर 4। और फॉर ऑर्डिनरी बॉडी OB आए, फॉर ऑर्डिनरी बॉडी की चर्चा करोगे तो उसमें Q इक्वल टू हो जाएगा E टाइम्स सिग्मा, अच्छा ऐसे लिख लो, R इक्वल टू E टाइम्स सिग्मा T की पावर 4, वरना फॉर्मूला बड़ा हो जाएगा तो तुम सोचोगे ये कैसे याद होगा। तो बस ये 3 फॉर्मूले और तो इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। तो खटाखट अब हम लोग न्यूमेरिकल देख लेते हैं 5-6 मिनट में और आपको छुट्टी देते हैं। पहला न्यूमेरिकल यहाँ पे दिया है, कैलकुलेट द एनर्जी रेडिएटेड इन 1 मिनट बाय अ ब्लैक बॉडी, ठीक है। तो टाइम यहाँ पे 1 मिनट दिया हुआ है, बट आपको सेकंड में रखना है क्योंकि SI यूनिट सेकंड होती है, 60 सेकंड, ठीक है। एट 120 डिग्री सेल्सियस, मतलब टेम्परेचर यहाँ पे 127 है, उसमें 273 जोड़ दो, 400 केल्विन है यहाँ पे टेम्परेचर, ठीक है। एरिया यहाँ पे दिया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, बट एरिया को तुम्हें मीटर में चेंज करना है, तो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है? 10⁻² होता है, तो 10⁻² मीटर, और इसका स्क्वायर है ना,
सेंटीमीटर की जगह 10⁻² मीटर। स्क्वायर होगा तो ये आ जाएगा 200 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया एरिया। और सिग्मा की वैल्यू दे रखी है 5.67 इंटू 10⁻⁸। वैसे याद करना आसान होता है, 5 6 7 8 5.67 इंटू 10⁻⁸। क्या कैलकुलेट करना है? हीट रेडिएटेड। तो Q इक्वल टू हम फॉर्मूला जानते हैं सिग्मा ए टी टी की पावर 4। अब याद रखना टाइम की पावर 4 नहीं है, टेम्परेचर की पावर 4 है। और क्वेश्चन में शुरू में ही बोल दिया था फॉर अ ब्लैक बॉडी, ठीक है, बाय अ ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी बोल दिया तो E वाला फॉर्मूला इसमें नहीं लगेगा, मतलब एमिसिविटी का कोएफिशिएंट नहीं आएगा, 1 हो गया। ठीक है, तो Q इक्वल टू फॉर्मूला हो गया E की जगह 5.67 इंटू 10⁻⁸, A का वैल्यू 200 इंटू 10⁻⁴, T का वैल्यू 60, कैपिटल T की वैल्यू है यहाँ पे 400, 400 की पावर 4, 400 की पावर 4 हो जाएगी 256 इंटू 10⁸। कैसे? 4 की पावर 4, 4 4 जा 16, 4 जा 64, 4 जा 256, 4 जा 1024, 4 जा 4096। छोड़ो, इसके आगे मुझे पता भी नहीं था। ओके, तो 4 का पावर 4 16, 64, 64 4 जा, हाँ गलत किया है, 256। अच्छा सही है, मेरे को लगा 296 लिखा है। ओके, इंटू 10⁻², 10⁻² की पावर 4, 10⁸। ठीक है, तो 10⁻⁸, 10⁸ कैंसल, अरे 1 हो जाएगा। ठीक है, उसमें क्या हो गया 200 इंटू 60। इसको तुम ऐसे कर सकते हो 2 6 12, ये 10⁻³ में 10⁻⁴ आएगा तो ये हो जाएगा 10⁻⁻1 इंटू 5.67 इंटू 256। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1.2 इंटू 5.67 इंटू 256। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, आंसर आ जाएगा। ये जूल में आएगा आंसर, क्योंकि क्यों निकाल रहे हो। अगले क्वेश्चन में बोला एक 60 वाट का फिलामेंट लैंप है जो कि अपनी एनर्जी पूरी रेडिएट कर देता है। ठीक है, और उस सरफेस की एमिसिविटी है जो है वो 0.5 है। तो इसमें सरफेस की एमिसिविटी आ गई तो तुम्हें यही वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। 60 वाट का जो फिलामेंट है वो अपनी पूरी एनर्जी दे देता है। उसकी पावर कितनी है? 60 वाट। ये पावर कितनी है उसकी? 60 वाट। उसका एरिया जो है वो है 5 इंटू 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन में सिग्मा दिया, आपको टेम्परेचर की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें जो पावर दिया हुआ है, पावर क्या होता है बेसिकली? वर्क अपॉन टाइम। तो P इज इक्वल टू क्या होता है बेसिकली? dQ/dt। तो dQ/dt तुम्हें दे रखा है 60। ठीक है, चलो ये रफ कर देता हूं मैं। ठीक है, तो dQ/dt तुम्हें दे रखा है 60। तुम्हें पता है Q का फॉर्मूला क्या होता है? E टाइम्स सिग्मा A T की पावर 4 और इंटू टाइम। डीजे एंजॉय कर रहे हो? हाँ, तो इस T को अगर नीचे ले जाऊं तो Q/T इज इक्वल टू हो जाएगा E सिग्मा A T की पावर 4। तो Q/T की वैल्यू दिया है, मतलब dQ/dt की वैल्यू दिया है ये 60, E की वैल्यू दिया है ये 0.5, इसकी वैल्यू पता है 5 6 7 8, एरिया की वैल्यू भी पता है, और T की पावर 4, T की पावर 4 तुम्हें कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब 10⁻⁸, 10⁻⁵ हो जाएगा 10⁻13, और ये 5 0.5 इंटू 5.67। ठीक है, इंटू 5 इंटू T की पावर 4, और यहाँ पे 60। 5 इंटू 0.5 हो जाएगा 2.5, 2.5 को इसके नीचे लाओगे तो ये हो जाएगा 600/25, और यहाँ पे बचेगा सिर्फ और सिर्फ 5.67 इंटू 10⁻13 इंटू T की पावर 4। ठीक है, तो ये कैंसिल करो, 120 और ये 5 और ये 24, तो 24/5.67 समथिंग समथिंग आएगा। ठीक है, फाइनल आंसर टेम्परेचर का जो है। तो यार इन लोग रुक नहीं रहे हैं, अभी थोड़ी देर के लिए शांत हुए हैं, जल्दी करा देता हूँ वरना कॉपीराइट भी आ जाएगी। ये T⁻⁴ की वैल्यू है जो कि 40 इंटू 10⁻12 आई है। तो फोर्थ रूट जब लोगे तो T इक्वल टू आ जाएगा 40 इंटू 10⁻12 की पावर 1/4। तो 10⁻12 का जब 1/4 होगा तो ये आएगा 10⁻3, और 40 का पावर 1/4 लॉग टेबल से आप निकाल लेना, वो आएगा 2.55। तो इससे 2550 केल्विन आपका फाइनल आंसर आ जाता है ना? ऐसा ही जी। चलिए, तो मैं अगला क्वेश्चन करा देता हूँ आप लोगों को। लोग तो भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा हटके है, इसके लिए मैं आपको बताया नहीं अभी तक कुछ। इसमें रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट निकालना है। तो कभी भी रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट निकालना हो तो क्या करोगे आप लोग? क्या करोगे? सराउंडिंग टेम्परेचर से गैप ले लेना। सराउंडिंग टेम्परेचर से डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ही लॉस होगा। अरे मतलब सराउंडिंग जो है वहाँ पे हीट कितनी आ रही है बताओ? वहाँ से हीट आ रही है सिग्मा A T0 की पावर 4 सराउंडिंग से, और आपकी हीट कितनी है? आपकी हीट है ये QS है, और ये आपकी हीट है कितनी? सिग्मा A T की पावर 4। तो जो हीट लॉस हो रही है, ठीक है, हीट लॉस्ट, वो कितना आ जाएगा? वो इनका डिफरेंस आ जाएगा, तो वो आ जाएगा सिग्मा A T की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4। ठीक है,
ऐसे इसको निकालते हैं, टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। तो ऐसे ही आप लोग हीट लॉस्ट को निकाल सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे टाइम भी है ना, तो टाइम यहाँ पे लिख लो और यहाँ पे लिख लो टाइम, ठीक है, सिग्मा ए टी टाइम, ठीक है, यहाँ भी लिख लो टाइम। ओके, समझ गया ना, सराउंडिंग से जस्ट गैप ले लेने का और कुछ नहीं। क्वेश्चन है बोल रहा है कंपेयर रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। रेट वर्ड आ गया, रेट मतलब लॉस ऑफ हीट, मतलब डी क्यू बाई डी टी की बात कर रहा है ये। लॉस ऑफ हीट का रेट मतलब हीट कितने तेजी से लॉस हो रही है, तो जब भी रेट बोले तो टाइम से क्या करने का, डिफरेंशिएट। तो डी क्यू बाई डी टी की बात कर रहा है ये, डी क्यू बाई डी टी। अगर क्यू का फॉर्मूला टी सिग्मा ए टी की पावर 4 है, तो क्यू बाई टी का फॉर्मूला सिग्मा ए टी की पावर 4 होगा। बट क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट की बात हो रही है सराउंडिंग से, ठीक है, सराउंडिंग का टेम्परेचर 27 डिग्री है, तो टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4 आएगा। पहले केस के लिए हम लोग अगर लिखें तो डी क्यू वन अपॉन डी टी जो है वो आएगा सिग्मा ए टी वन की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। और दूसरा केस के लिए भी सेम स्फीयर है, ठीक है, सेम स्फीयर भी है बट टेम्परेचर कम है। पहले में टेम्परेचर ज़्यादा है, दूसरे में टेम्परेचर कम है, तो डी क्यू टू अपॉन डी टी वन इक्वल टू सिग्मा ए टी टू की पावर 4 अपॉन टी नॉट की पावर 4। चलो अभी हम लोग दोनों को डिवाइड कर देते हैं, डी टी खत्म हो जाएगा, मतलब दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो हीट लॉस को जो है वो मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ H1 से, और इसकी हीट लॉस को जो है मतलब रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ H2 से। तो H1 अपॉन H2 क्या आ जाएगा, देखो H1 अपॉन H2 आ जाएगा सिग्मा ए T1 की पावर 4 मतलब T1 की पावर 4 मतलब 827 डिग्री सेल्सियस का 273 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 900, 200, 1100, तो ये हो गया 1100 की पावर 4 माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, तो ये आ जाएगा 300 की पावर 4, ठीक है। नीचे सिग्मा ए ये कितना है, ये है 273, 700 केल्विन, तो 700 की पावर 4, और ये अगेन 300 की पावर 4 है, ठीक है। तो सिग्मा ए ख़त्म। अब इसको रिजॉल्व करना तो भाई बहादुरी का काम है, तो ये आप कर सको तो कर लो। एक हेल्प कर सकता हूँ मैं इसमें, ठीक है, एक हेल्प कर सकता हूँ। क्या कर सकते हो तुम, ये जीरो से 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 ये जीरो काट सकते हो, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो H1 अपॉन H2 की वैल्यू आ जाएगी 11 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4 अपॉन 7 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4, ठीक है, हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलो सॉल्व कर लो इसको, और तो कुछ इसमें है नहीं। ओके, समझ में आ गया ना, जब भी रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट की बात करे मतलब वो डी क्यू बाई डी टी की बात कर रहा है, तो क्यू बाई टी कर दो, क्यू बाई टी करोगे तो सिग्मा ए टी की पावर 4 हो जाएगा। और हीट लॉस खाली निकालना हो तो वो कैसे निकालोगे, सिग्मा ए टाइम इंटू टेम्परेचर का डिफरेंस, पावर 4 करके उनका डिफरेंस सराउंडिंग और तुम्हारे का। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, तो ये लास्ट क्वेश्चन करके हम लोग छुट्टी लेते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखो लास्ट क्वेश्चन में सन और स्टार की बात कर रहा है, ठीक है, मतलब चांद सितारे नहीं सूरज सितारों की बात हो रही है, कमाल की बात है। चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन तो काफ़ी इजी लग रहा है। इसमें बोल रहा है सन का जो सरफेस टेम्परेचर है उसको अज्यूम कर लो 6000 केल्विन, मतलब T1 तुम्हें दे दिया 6000 केल्विन, या फिर यूँ बोल दो टेम्परेचर ऑफ सन 6000 केल्विन, ठीक है। फाइंड आउट द वर्चुअल साइज ऑफ द स्टार इन टर्म्स ऑफ इट्स साइज ऑफ द सन, मतलब बेसिकली तुम्हें क्या करना है, सूरज के कंपैरिजन में उस वर्चुअल स्टार का कितना साइज है वो तुम्हें निकालना है, और वो जो स्टार है उसका सरफेस टेम्परेचर है। अच्छा, स्टार को हम लोग ऐसे बना लेते हैं, स्टार का सरफेस टेम्परेचर है 3000 केल्विन, और जो पावर रेडिएट कर रहा है वर्चुअल स्टार वो सन से भी 25 गुना ज़्यादा है मतलब पावर रेडिएटेड बाय वर्चुअल स्टार इज 25 टाइम्स द पावर रेडिएटेड बाय सन। अब पावर रेडिएटेड क्या होता है, Q अपॉन AT, ठीक है, Q अपॉन AT, और Q अपॉन AT किसके इक्वल होता है, सिग्मा T की पावर 4 इज इक्वल्स टू सिग्मा 25 टाइम्स सिग्मा, अरे पूरा लिख भाई, सिग्मा A T की पावर 4 इज इक्वल्स टू 25 टाइम्स सिग्मा A T2 की पावर 4। सन की बात हो रही है तो TS, स्टार की बात हो रही है तो A स्टार, साइज ऑफ द दैट एंड साइज ऑफ सन। समझ गए ना क्या किया मैंने, पावर रेडिएटेड की बात कर रहा था, तो पावर कैसे लिखते हैं, पावर लिखते हैं dq बाय dt से, जो पावर रेडिएटेड होता है, ठीक है, ये भी फॉर्मूला लिख लो अपनी डायरी में, पावर रेडिएटेड इसको कैसे निकालोगे, dq बाय dt से, दैट इज q बाय t से, इस फॉर्मूले को लिख लो अपनी बुक में, क्लियर। चलो, तो सिग्मा ए टी की पावर 4, सिग्मा ए टी की पावर 4, एरिया ऑफ स्टार, एरिया ऑफ सन, टेम्परेचर ऑफ स्टार, टेम्परेचर ऑफ द सन, सिग्मा सिग्मा खत्म। एरिया ऑफ स्टार क्या हो जाएगा, स्फीयर है तो 4 पाई रेडियस ऑफ स्टार का स्क्वायर इंटू टेम्परेचर ऑफ स्टार क्या है, टेम्परेचर ऑफ स्टार है 3000 केल्विन, तो 3000 की पावर 4
इज इक्वल टू 25 गुना एरिया ऑफ सन क्या हो जाएगा 4 पाई रेडियस ऑफ सन का स्क्वायर इंटू टेम्परेचर ऑफ सन क्या है 6000 केल्विन की पावर 4। तो 4 पाई से 4 पाई साफ। हमें क्या निकालना है, इनके साइज का थोड़ा एक रेशियो निकाल सकते हो। तो आर स्टार अपॉन आर सन कर दो, तो आर स्टार रॉक स्टार गेम्स, ठीक है, इज इक्वल टू 25 यहाँ पे है, ये 6000 की पावर 4 यहाँ पे है, और नीचे आ जाएगा 3000 की पावर 4। अब क्योंकि दोनों की जो है पावर वो 4 है, तो ऊपर और नीचे सेम ब्रैकेट कर सकते हो और ये पावर 4 कर सकते हो। तो ये 3 0 से 3 0 साफ, और ये 3 2 से 6। अब 2 की पावर 4 होती है 16, तो 25 इंटू क्या हो गया ये 16, ठीक है। और यहाँ पे क्या है रॉक स्टार का स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ सन का स्क्वायर। रूट ले लो, रूट लोगे तो 25 का रूट हो जाएगा 5, 16 का रूट हो जाएगा 4। तो रेडियस जो है उस स्टार का वो सन से 20 गुना है। मतलब अगर सन का रेडियस 10 सेंटीमीटर है तो फिर उस स्टार प्लेनेट का रेडियस 200 सेंटीमीटर है। भाई ऐसा कौन सा स्टार है भाई, इसलिए तो इसको वर्चुअल बोला गया है। तो आर स्टार जो है वो 20 टाइम्स द रेडियस ऑफ सन आ गया। क्लियर। तो ये आसान क्वेश्चंस थे। अब देखो कुछ नहीं है, आज के लेक्चर का जो फाइनल समरी है वो ये है, पावर रेडिएटेड, ये सब आप लोग अपनी बुक में अच्छे से लिख लो, ठीक है। Q/T, ठीक है, पावर रेडिएटेड होता है Q/T, और इस Q/T का फॉर्मूला भी चाहिए तो लास्ट में लिख लो। Q/T का फॉर्मूला होता है सिग्मा ए टी की पावर 4। इजी पीजी। चलो भाई, इसी के साथ आपका 3rd चैप्टर कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में शुरू करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। चलिए, थैंक यू सो मच।